हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये मान के चलिए कि डीएड स्पेशल एजुकेशन में लगभग 5 नंबर में यह टॉपिक पूछा जाता है और 1 से 2 नंबर में भी यह टॉपिक पूछा जाता है। साथ ही साथ सीटेट और टेट में भी यह टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। इसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि के अर्थ को, परिभाषा, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि की विशेषताएं, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे और सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के डीएड स्पेशल एजुकेशन से संबंधित 2 प्लेलिस्टें बनी हुई है, वहाँ पर आप वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसका भी जो इनको भी लाभ कुछ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे हम बुद्धि का अर्थ। बुद्धि के अर्थ में सबसे पहला पॉइंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिएगा, सन 1885 ईस्वी में बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने किया था। बुद्धि शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने कब किया था? सन 1885 ईस्वी में। और यदि अगर हम बात करें तो इन्होंने एक शायद डेफिनेशन भी दी थी। डेफिनेशन क्या थी बुद्धि के बारे में? बुद्धि में पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि में पहचानने तथा सीखने की शक्ति, यह इनकी डेफिनेशन थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो सीटेट और टेट का पेपर है काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो देखते हैं आगे। अब बुद्धि के बारे में जानते हैं। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं तथा तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती है। बुद्धि क्या होती है? मनुष्य की जो नवीन परिस्थितियां होती हैं या वस्तुओं को समझने का जो ज्ञान होता है, आपसी संबंध को खोजना होता है जो, और तर्कपूर्ण संगत करना है। जैसे किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम कितना तर्कपूर्ण संगत करके उसको प्राप्त कर लेंगे, कितना हम उसके साथ अनुकूलन कर लेंगे, एडेप्टेशन कितना कर लेंगे, तो यह बुद्धि होती है। यह होती है एक मानसिक शक्ति होती है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, कोई भी वस्तु है, कोई भी तथ्य है, जैसे सामने अगर कोई जानवर खड़ा है तो हम बता सकते हैं या भैंस है या गाय है या कुत्ता है, किस प्रकार से, और तथ्यों को समझने, किसी प्रकार से किसी से हम अगर बहस कर रहे हैं तो जो उनके मन में उत्पन्न तथ्य हैं और वे जो परिभाषित कर रहे हैं अपने मुख के वर्णन से, तो इस प्रकार से हम उनके तथ्यों को समझने और आपसी संबंध को खोजने तथा तर्कपूर्ण, जो भी उनके साथ हम ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, उनके साथ जो भी हम बहस कर रहे हैं उसमें तर्कपूर्ण संगत करना, तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं? बुद्धि। आगे देखते हैं। बहुत ही एक लाइन है मगर बहुत ही खास है बुद्धि के लिए। बुद्धि अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट होती है। अमूर्त का मतलब होता है यहाँ पर अवास्तविक। बुद्धि अवास्तविक या अमूर्त होती है। तो इसको अगर हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट होती है, तो इसमें कैसे, जैसे हम किसी से अगर बात करते हैं तभी तो हम उसको जान पाएंगे कि इसके अंदर कितना दिमाग है, कितनी बुद्धि है, तब उसने किस प्रकार से ज्ञान को, अपने ज्ञान को बताया, और किस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो किस प्रकार से उसने सॉल्व किया। तो बुद्धि होती है जो दिखती तो नहीं है या अमूर्त होती है। या हम कब जान सकते हैं? जब हम किसी से बात करते हैं, उसके चीज़ों को समझते हैं, जो उसने कहा है उसकी चीज़ों को समझते हैं, उसके करने के ढंग को देखते हैं, तभी तो हम जान पाते हैं कि बुद्धि इस व्यक्ति में कितनी है। आगे देखते हैं। जो बुद्धि क्या है, इस संबंध में काफ़ी मनोवैज्ञानिक हैं, इनके काफ़ी सारे मतभेद हैं। किसी ने बुद्धि को कुछ बताया, किसी ने बुद्धि को कुछ बताया। तो हम देखेंगे, जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे बकिंगन, तो इन्होंने कहा था सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की जो शक्ति है, जब बच्चा किसी भी चीज़ को सीखता है तो उसकी जो शक्ति है, कितनी जल्दी सीखता है, तो उसको उन्होंने क्या बताया था? बुद्धि है।
सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जितने में ये डेफिनेशन है आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन पेंसिल लेके बैठा कीजिए, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं और पूछी जाती भी हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली परिभाषा की बात करते हैं तो वुडवर्थ ये और वुडरो, जितने भी ये मैंने परिभाषा यहाँ पर दी हैं आपको और जितनी मैं इधर उधर से बताया करता हूँ, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वो हैं। टेट, सीटेट और स्पेशल एजुकेशन में अगर आप 5 नंबर में लिखते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। वुडवर्थ जी का कहना था बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। उन्होंने क्या कहा था, बुद्धि जो है वह किसी भी कार्य को करने की एक विधि होती है कि किस प्रकार से कार्य को किया जाएगा, कितनी अच्छी तरीके से कार्य किया जाएगा, कितनी, अगर बुद्धि व्यक्ति में ज़्यादा होती है तो वह कितनी सहजता से कार्य को करता है। तो यह बुद्धि के बारे में इन्होंने कहा था। और वुडरो, दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे, वुडरो का कहना था बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। क्या कहा था, बुद्धि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है। और अभी मैंने आपको बताया था बकिंघम जी का कहना था सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वुडरो ने कहा बुद्धि ज्ञान को अर्जित करने की एक क्षमता होती है। जिस प्रकार से हम वह चीज़ जिससे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं और उसके अंदर की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, बुद्धि होती है। आगे देखते हैं, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बुद्धि अमूर्त होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, तो उन विचारों को सोचने की योग्यता क्या होती है, बुद्धि होती है। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता होती है, टर्मन जी का कथन था। आगे देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है और वैक्सलर के अनुसार इन्होंने यह कथन दिया था 1939 में। अगर आप पेपर में यह कथन लिखते हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखते हैं, वैक्सलर ने क्या कहा था, बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति क्या करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जो भी क्रिया करता है वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसको कोई भी उसमें जो भी हमारा उद्देश्य है तो हम उस उद्देश्य को पाने के लिए अच्छे टेक्निक्स, मतलब अच्छे अनुकूलन के साथ में अच्छी तरीके से उसको करने की जो क्रिया होती है वह बुद्धि होती है। और विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ, जैसे किसी भी वातावरण में हम किस प्रकार से हमको रहना है, किस प्रकार से हमको ढलना है उस वातावरण में, तो यह सब ज्ञान कहाँ से आता है, हमें बुद्धि से ही आता है। और जो इसकी प्रभावित वातावरण के साथ प्रभावित ढंग से समायोजन जब किया जाता है तो यह ज्ञान कहाँ से आता है, बुद्धि से ही आता है। अगर हम बुद्धि की बात करते हैं तो ये कह सकते हैं बुद्धि कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके सहारे व्यक्ति आसपास के वातावरण से समायोजन करता है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ मुख्य ढंग से समायोजन करता है। अब हम देखते हैं आगे बुद्धि के प्रकार। E.L. थॉर्नडाइक, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो आप लोग 3 प्रकार बताएंगे। देखते हैं, E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 भागों में वर्गीकरण किया था, जिसमें से आपका पहला था सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, दूसरा अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, तीसरा मूर्त बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं, तो सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य क्या होता है, समाज की क्षमता से होता है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य समाज की क्षमता से होता है, जिसके सहारे व्यक्ति क्या करता है, जिस व्यक्ति के अंदर सामाजिक बुद्धि अधिक होती है तो वो क्या करता है वहाँ पर, जिसके सहारे व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को ठीक तरह से समझता है, क्योंकि उसको अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, सामाजिक बुद्धि अधिक है। जो लोग हैं उनको समझने की क्षमता अधिक है और ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध जो होता है वह काफ़ी अच्छा होता है, जो समाज में ही रह करके क्या करते हैं, इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी बनी रहती है, समाज में इनकी प्रतिष्ठा काफ़ी बनी रहती है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, सामाजिक बुद्धि अधिक है। तो समाज में लोगों के साथ रहेंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी इनकी बनी रहेगी। साथ ही साथ जो ये कौशल करते हैं वो कौशल करने में भी इनको काफ़ी आसानी आती है, काफ़ी समाज में रहने के कारण जो ये काम करना चाहते हैं तो इनको लोग प्रेरित करते हैं, इनके साथ लोग खड़े होते हैं, तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं।
ऐसे जो सामाजिक बुद्धि के लोग होते हैं वे क्या हो सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं, किसी भी चीज़ किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कार्य को कराना है और किसी के पास अच्छी बुद्धि है, जो जिसको अगर बात करें जिसके अंदर सामाजिक बुद्धि अच्छी है, तो क्या कर सकता है व्यक्ति, नेता बन सकता है, कोई भी कार्यकर्ता अच्छा बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लोगों के अंदर समझने की क्षमता अधिक है, लोगों को समाज के अंदर जो व्यक्ति हैं उनको समझने की क्षमता अधिक होती है। तो ये क्या हो सकते हैं, आपके जो सोशल इंटेलिजेंस जिसके अंदर अधिक होती है तो वह कूटनीतिज्ञ बन सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, और जो होते हैं व्यवसायिक बन सकते हैं, क्योंकि व्यवसाय करने में भी समाज के लोग जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो समाज के संबंध होते हैं ये काफ़ी इनके अंदर डेवलप करने की इनके अंदर जो कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, मैंने शुरुआत से ही जोर दिया था कि बुद्धि अमूर्त होती है, अब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी कि सूक्ष्म बुद्धि, इसको भी हम दूसरे नाम से कह सकते हैं। इसका संबंध क्या होता है? इसका संबंध होता है पुस्तकीय ज्ञान से। जिस व्यक्ति के अंदर यह बुद्धि अधिक होती है वह ज्ञानार्जन में विशेष रुचि प्रदर्शित करता है, ज्ञान अर्जन करने में विशेष रुचि प्रदर्शित करता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो सकते हैं, एक जैसे अगर मान लिया जाए बुद्धि अमूर्त है, तो अगर हम सोचने की जिसके अंदर ज़्यादा क्षमता होगी तो वह व्यक्ति क्या, पेंटर बन सकता है, पेंटर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, एक सफल डॉक्टर बन भी सकता है, साथ ही साथ गणितज्ञ बन सकता है। कोई भी अगर उसके अंदर अमूर्त बुद्धि है, कहानीकार बन सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है, जैसे कहानी है तो किसी भी कहानी को बनाने के लिए हम अमूर्त चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो वास्तविक चीज़ें नहीं होती। कहानी बनाना तो कैसे, एक राजा था, ठीक, और उसके बाद में जो अमूर्त ज्ञान का होगा तो वह आगे बताएगा उसका जो साम्राज्य था काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर क्या क्या प्रयोग हो रहा है, अमूर्त चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। तो क्या बन सकता है, अमूर्त ज्ञान जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा होगा, डॉक्टर बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, चित्रकार बन सकता है, कहानीकार बन सकता है। तो इस प्रकार से जो अमूर्त व्यक्ति होते हैं, जो अमूर्त ज्ञान के व्यक्ति होते हैं, वह ये चीज़ें कर सकते हैं। आगे देखते हैं मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट। इसके काफ़ी सारे नाम हैं। मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, दूसरा स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, स्थूल बुद्धि भी कहते हैं, या तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पर अमूर्त थी यानी कि अवास्तविक चीज़ें, यहाँ पर मूर्त क्या होता है, वास्तविक, मतलब दिखने वाली बुद्धि। और उसके बाद में चौथा नाम इसको अगर देते हैं तो व्यवहारिक बुद्धि। चार प्रकार से इनके हम नाम दे सकते हैं, पहला यांत्रिक, स्थूल, दिखने वाली बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। अमूर्त को अभी मैंने आपको बताया था, अमूर्त बुद्धि के बारे में, जिसको हम सूक्ष्म बुद्धि भी बोल सकते हैं, या अवास्तविक, जो यहाँ पे बात आती है अवास्तविकता की, तो अवास्तविक बुद्धि भी हम इसको बोल सकते हैं। तो मूर्त में क्या था, मूर्त में जैसे किसी भी चीज़, जैसे इंजीनियर है, कारीगर है, तो क्या करता है, वस्तुओं को बनाता है, मैकेनिक है किसी भी चीज़ का, या वस्तुकार है, तो ये क्या करता है, जिनके पास में यह बुद्धि अधिक होती है, मूर्त बुद्धि अधिक होती है, तो क्या बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कारीगर बन सकते हैं, वास्तुकार बन सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। मान लीजिए मूर्त बुद्धि से तात्पर्य होता है वैसी क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं को महत्व देता है, ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है। तो क्या होती है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसमें ठीक ढंग से विभिन्न परिस्थितियों में परिचालन करता है और परिचालन करने को सीखता है। तो जिसके अंदर मूर्त बुद्धि अधिक होती है, और अगर हम बात करते हैं मूर्त बुद्धि की, तो ये इंजीनियर, कारीगर और वास्तुकार, मैकेनिक, इस प्रकार से व्यक्ति बन सकता है। और अगर हम इन तीनों बुद्धियों की बात करें एक साथ में, तो यह तीनों बुद्धि किसी के पास नहीं होती, एक साथ में तीनों बुद्धियां किसी के पास नहीं होती, ये सत्य है। जिसके पास सामाजिक बुद्धि अधिक होगी तो उसके पास मूर्त बुद्धि नहीं होगी या अमूर्त बुद्धि नहीं होगी। जिसके पास ये दो बुद्धियां होंगी तो उसके पास में मूर्त बुद्धि नहीं होगी। जिसके पास सामाजिक और अमूर्त बुद्धि होगी उसके पास मूर्त बुद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये होता है कि तीनों बुद्धियां जो होती हैं वह एक साथ नहीं होती हैं। अगर यह तीनों बुद्धियां एक साथ मिल जाती हैं तो वह व्यक्ति जीनियस कहलाता है। और जीनियस का जो IQ लेवल होता है, मैंने आपको अभी पहले बताया था, अगर आपको IQ पढ़ना है यानी कि बुद्धि लब्धि पढ़नी है
तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मैं बता दूं कि जीनियस का जो IQ लेवल होता है वह 140 से एबव होता है, यानी कि 140 से लगभग 200 के करीब में। तो इतना IQ लेवल उसी व्यक्ति के पास होगा जिसके पास ये तीनों बुद्धियां होंगी। तो याद रखिएगा, E.L. थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, सामाजिक, अमूर्त और मूर्त। आगे देखते हैं बुद्धि की विशेषताएं। अगर हम बुद्धि की विशेषताओं पर बात करते हैं तो पहली विशेषता होती है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, यह जन्म से ही प्राप्त होती है। हाँ, उसके बाद में क्या होता है, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है, अमूर्त कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है, बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि जिसको अमूर्त को हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म, तो अमूर्त संप्रत्यय होती है। आगे देखते हैं, लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल तीसरा पॉइंट बहुत ही खास है, लिंग भेद यानी कि लड़का और लड़की। अगर हम ये नहीं कह सकते वो लड़की है तो उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी। लड़कियों के अंदर मानता हूँ थोड़ी बुद्धि की, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि लड़कियां डॉक्टर बन सकती हैं या किस प्रकार, तो उनके अंदर अमूर्त बुद्धि ज़्यादा होती है, चित्रकारी अच्छे से करती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि लड़कियां उनके अंदर मूर्त बुद्धि नहीं होती, मगर ज़्यादातर लड़कियों के पास अगर हम बात करते हैं तो अमूर्त बुद्धियाँ होती हैं, जिससे वो दार्शनिक, चित्रकार, डॉक्टर, कहानीकार, हाँ, तो इस प्रकार से बन सकती हैं। अगर उनके पास मूर्त बुद्धि अधिक होती है, देखिए काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जो इंजीनियर भी हैं, और अगर हम बात करते हैं तो गणितज्ञ भी हैं। तो इस प्रकार से अगर ये हम नहीं कह सकते कि लिंग भेद है, लड़की है लड़का है तो उसमें ये बुद्धि अधिक होगी, वो बुद्धि अधिक होगी, तो यह हम इसका अंतर नहीं कर सकते। बुद्धि परिवर्तनशील होती है, बुद्धि जो होती है वह परिवर्तनशील होती है। आगे देखते हैं, 5वां पॉइंट, बुद्धि अधिगम एवं अर्जन ज्ञान का उपयोग एवं परिस्थितियों में करने की योग्यता है। बुद्धि अधिगम एवं अर्जित ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता है। जैसे अगर मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ को अगर आपको सॉल्व करना है, किसी भी प्रश्न को अगर सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, जो आपका पूर्व ज्ञान होगा यानी कि अर्जित ज्ञान का प्रयोग करके अन्य परिस्थितियों में समझने की योग्यता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए और आपने देखा कि यहाँ पर जो ताजमहल है, तो ताजमहल वाइट है, इसमें संगमरमर, तो काफ़ी, जब आपने किसी भी दूसरी वैसी इमारत को देखा तो आपने क्या कहा, नहीं ये ताजमहल नहीं है, क्योंकि ये आगरा में नहीं है, वाइट नहीं है, इसकी बनावट तो वैसी है मगर ये ताजमहल नहीं है। तो क्या होता है, बुद्धि अधिगम अर्जन ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में करने की योग्यता होती है। आपने तुरंत पहचान लिया कि नहीं ये ताजमहल नहीं है, तो आपकी योग्यता थी, आपके पास बुद्धि थी, तो आपने उसको पहचान लिया। आगे देखते हैं, नंबर 6, बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। आगे देखते हैं, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों में सामंजस्य करने का गुण प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार की आपके पास कठिनाई, किसी भी प्रकार की विपत्ति आ गई, तो क्या आप करते हैं, तो आप लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि इस सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है, किस प्रकार से हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो आप लोग अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, बुद्धि कठिन परिस्थितियों में सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट करने का गुण प्रदान करती है। किस प्रकार से हम इससे निकल सकते हैं, किस प्रकार से हमें यहाँ से निकला जा सकता है, हम यहाँ से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बुद्धि के बारे में बात की। आपको साथ ही साथ थोड़ा अगर प्रभावित करने के वाले कारकों पे बताता हूँ, तो प्रभावित करने वाले कारक भी इसके निम्न हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो बुद्धि को प्रभावित कर कौन कौन से कारक करते हैं, वंशानुक्रम करता है, वातावरण करता है, स्वास्थ्य करता है, प्रजाति करती है और लिंग भी करता है। तो इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और अगर आप IQ यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी दोस्तों। और साथ ही साथ अपने साथियों के पास जिसको ज़रूरत है उसको शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप